ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको माइक्रोस्कोप का बेसिकली काम क्या होता है कि कोई भी छोटी चीज़ है उसको थोड़ा बड़ा कर दे जिससे हमको अच्छे से दिखे। तो अगर कोई भी माइक्रोस्कोप अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, मान लो नॉर्मल अपने आई से देख रहे हैं, तो मान लो कैसे बनेगा वो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एच हाइट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आई पे एक एंगल बना रहा है, मान लो ये एंगल थीटा नॉट है। तो कोई चीज़ को अगर सही से देखना होता है तो हम लोग कहाँ रखते हैं उसको हम नियर पॉइंट पे ले आते हैं। इसमें आई के लिए क्या होता है कि नियर पॉइंट होता है। नियर पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, नियर पॉइंट ये d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एक हेल्दी पर्सन की जो आई होती है उसके लिए नियर पॉइंट की वैल्यू 25 सेंटीमीटर बोली जाती है, ठीक है। एक हेल्दी पर्सन के लिए नियर पॉइंट आपका d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मतलब अगर 25 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो वो बिना कोई स्ट्रेन के बहुत ही क्लियर हमको दिखेगा, ठीक है। अगर इससे कम करोगे तो एक देखो जो बच्चे होते हैं या जो ओल्ड पर्सन होते हैं, ये नियर पॉइंट एक्चुअली चेंज होता रहता है पूरे लाइफ में। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट हैं, उनको अगर 5-6 सेंटीमीटर में भी कोई चीज़ रख लोगे ना तो वो भी देख लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती जाती है, नियर पॉइंट शिफ्ट होता जाता है। तो ये आपका इसलिए देखते हो ना, कई बार ये मुझे भी देखोगे थोड़ा हम लोग दूर से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा नियर पॉइंट क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, पीछे हो रहा है। और मान लो कल कोई 2 मीटर या 3 मीटर हो जाए तो ऐसे पढ़ के तो कितना पढ़ा जाएगा कि बोलेंगे बुक पकड़ो भैया पढ़ा जाए। तो उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको एक लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। तो ये नियर पॉइंट समझ में आ गया। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देखने के लिए ये पहला फिगर बना लीजिए। ये आपका आई पे एक एंगल बनता है, ये tan थीटा इक्वल टू आपका h/d। बहुत ही छोटा अगर ये एंगल है, मान लो छोटा ऑब्जेक्ट है ये, क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट तो वैसे ही दिख जाएगा हमको, ये छोटे ऑब्जेक्ट के लिए फाइट होती है। यानी कि ये थीटा बेसिकली क्या है, बहुत ही छोटा एंगल है। तो बहुत ही छोटे एंगल के जो tan थीटा नॉट होता है, ये लगभग थीटा नॉट हो गया। तो थीटा नॉट की वैल्यू हमारी हो गई h/d। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब तुमने क्या किया कि इसको तुम्हें थोड़ा बड़ा करके देखना है। तो तुमने क्या किया कि एक बीच में इसके क्या लगाया, एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया, ठीक है। एक आपने कॉन्वेक्स लेंस लगाया। अब इसको भी 2 तरीके से देखा जाता है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट जो भी आप रख रहे हो उसका इमेज आप इन्फिनिटी पे बनाना चाहते हो कि इमेज उसका नियर पॉइंट पे बनाना चाहते हो। 2 तरीके से कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो उसे हमारे पास 2 तरीके होते हैं देखने के कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बना के तुम्हें देखना है कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज तुम्हें कहाँ बना के देखना है, नियर पॉइंट पे देखना है। दोनों अलग अलग केस होते हैं और हर इंस्ट्रूमेंट में दोनों केस पॉसिबल होते हैं। तो मान लो तुमने पहला केस क्या बोला कि मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे बोला कि मैं इसका इमेज फॉर्म करूंगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा इसको, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को इस लेंस के फोकस पे रखना पड़ेगा। तो एच हाइट का जो ये फोकस, एच हाइट अगर इसके फोकस पर रख दीजिएगा इस ऑब्जेक्ट को, तो अब जो रे यहाँ से चलेगी या यहाँ से जो रे चलेगी ये आपका, हाँ, ये ऐसे करके इसको बैक साइड ले जाओगे तो कहाँ जाके मीट करेगी, ये इन्फिनिटी पे मीट करेगी। तो यहाँ पे अगर आप अपनी आई रखोगे तो यानी कि इमेज आपकी कहाँ फॉर्म हुई है, अभी इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। यानी कि ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, f। यानी कि एंगल कितना बना आपके आई पे, ये एक नया एंगल बना थीटा नॉट। थीटा नॉट पहले था, अब बन गया थीटा। समझ में आ गया। तो ये एंगल जो थीटा बना है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/f। तो थीटा की वैल्यू क्या हुई, h/f। ये इक्वेशन देखो 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो पहले आई पे एंगल बहुत ही छोटा बन रहा था, अब आपने क्या किया, इस आई पे एंगल आपने बड़ा कर दिया है।
समझ में आया? तो यानी कि आपने एम्पलीफाई कर दिया, जो चीज़ पहले बहुत छोटा एंगल बना रहा था आई पे, यहाँ पे थीटा नॉट बना रहा था, अब वही आई पे कितना एंगल बना रहा है आपका, थीटा बना रहा है। तो ये एंगुलर एम्पलीफिकेशन या मैग्निफिकेशन उसको मैग्नीफाई कर रहा है, यानी कि जो एंगल पहले थीटा था अब वो आपका, जो पहले एंगल थीटा नॉट था अब वो एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया है। यानी कि थीटा अपॉन थीटा नॉट, यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका मैग्नीफिकेशन कहलाएगा। समझ में आया चीज? पहले छोटा एंगल बन रहा था, अब उसी को तुमने क्या कर दिया, थीटा बना दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ से देखो क्या आ रही है वैल्यू एम की, m इज इक्वल टू h अपॉन एफ और h अपॉन डी। तो ये आ गया आपका d बाई एफ। तो ये पहला फॉर्मूला आपका क्या हो गया, m इज इक्वल टू डी बाई एफ व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो ये इसका आपका मैग्निफिकेशन हो गया। क्लियर? यस सर। जैसे बहुत ही सिंपल केस है, अगर पूछा गया कि फोकल लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है, अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इमेज अगर आपका इन्फिनिटी पे फॉर्म कर रहे हो तो आपका कितना मैग्निफिकेशन हो जाएगा। ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए d की वैल्यू 25 है, तो 25 डिवाइड बाई 5 यानी कि 5 टाइम्स तक आप इनलार्ज कर सकते हो, 5 टाइम्स तक आप इनलार्ज कर सकते हो उस इमेज को। तुम बोलो कि सर ये तो बहुत अच्छा मेथड है, मैं इसको कोई भी चीज़ को इनलार्ज कर दूंगा, इसको 1000 टाइम्स लाइक कर देते हैं, लेकिन आप f को बहुत ही ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि f अगर छोटा करोगे तो देखोगे फोकल लेंथ छोटा करने के लिए कर्वेचर को तुम्हें चेंज करना पड़ता है। तो अगर कर्वेचर तुम ज़्यादा देना शुरू कर दोगे ना तो वो लेंस में एबरेशन आना शुरू कर देगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का एक पर्टिकुलर एक लिमिट होती है, बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट मैग्नीफाई इट। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। अब सेकेंड केस में इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। अब आपको ऐसा ऑब्जेक्ट रखना है कि उसकी इमेज आपको नियर पॉइंट पे बने। तो ऑब्वियसली अगर ये आपका फोकस है मान लो, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। ठीक है। तो एक डिस्टेंस पे आपने लाके इसको रखा सच दैट, हाँ एच हाइट क्या है, नियर पॉइंट मतलब अब आपका इमेज देखो, इमेज कैसे बनेगा, ये इधर का फोकस पे गया और इसको जब तुमने बैक किया, हाँ तो ये कहाँ फॉर्म हो रहा है आपका, हाँ ये नियर पॉइंट पे, हाँ ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया नॉर्मल, हाँ ये आपका नियर पॉइंट पे जब बन रहा है, ये जब इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस क्या आपका, ये आपका d डिस्टेंस पे बन रहा है। समझ में आया? तो ये आपने ऐसे u पे सेट किया इसका कि आपकी इमेज अब कहाँ बन रही है, ये नियर पॉइंट पे बन रही है, और इधर आपकी क्या है, मतलब ये रे ऐसे चल रही है, ये आपकी आई हो गई इधर। ठीक है। हाँ वो एंगल थीटा हो गया, तो इसको थीटा से भी निकाल सकते हो, उसको ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो एम की फॉर्मूला क्या होता है, एम का v बाई यू होता है या एच डैश बाई एच होता है, तो v बाई यू या एच डैश बाई एच होता है। तो देखो एक फार्मूला अगर लेंस के लिए लगाया जाएगा तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है। तुम्हें बेसिकली क्या निकालना, v/u निकालना है, तो तुम क्या करो, इसको v से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, v अपॉन वी 1 हो गया, v/u हो गया, और इधर क्या हो गया, v/f हो गया। तो आपसे पूछा गया v/u की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये उधर गया 1 माइनस v/f आ गया। याद है समझ में? लेकिन v हमारा क्या है इस केस में, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या लिया गया है, ये इमेज कहाँ बन रही है आपकी, d पे बन रही है, मतलब v की वैल्यू क्या है, माइनस d। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है, एक सेकेंड, देखो v की वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन के हिसाब से माइनस d हो गया, तो आपका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इजक्वल टू v बाई यू, तो जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा v बाई इजक्वल टू 1 माइनस d बाई f, यानी कि मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला हो गया, 1 प्लस
d/f। ये तब हुआ तो दोनों में फ़र्क क्या, देखो वहाँ पे d/f आया था और यहाँ पे क्या आ रहा है, d/f+1 आ रहा है, एक तरह से बस 1 ज़्यादा है। मतलब अगर सेम मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर फोकल लेंथ आपका 5 सेंटीमीटर है तो इस केस में मैग्नीफिकेशन कितना होगा, 6 होगा। तो जब आपका इमेज आपका नियर पॉइंट पे बन रहा है तो आपका मैग्नीफिकेशन 6 टाइम हो रहा है। जब आपका इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है तो आपका मैग्नीफिकेशन क्या हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। 5 टाइम्स और 6 टाइम्स में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जनरली हम लोग को अगर बोला जाए किस में देखना पसंद करेंगे, नियर पॉइंट पे देखना पसंद करोगे कि इनफाइनाइट पे इमेज जब बनती है। जब भी इमेज इनफाइनाइट पे बनती है तो हमारे आई पे स्ट्रेन कम पड़ता है। कुछ चीज़ बहुत दूर होती है तो हम लोग जैसे मूवी थिएटर जब जाते हैं देखने तो बहुत दूर स्क्रीन होती है तो हम लोग बहुत रिलैक्स देखते हैं। कभी आगे जाके देखे हो? अगर कभी आगे जाओ तो पूरा ठीक है तो देख तो लोगे, लेकिन इतना तुम्हें टेंशन हो जाएगी ना, आधे घंटे में भाग जाओगे वहाँ से, या इसीलिए टिकट वहाँ का सस्ता होता है तो आपको स्ट्रेन ज़्यादा पड़ती है। कोई चीज़ इन्फिनिटी पे बन रही है तो आपकी आई बेसिकली नॉर्मल, इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, नॉर्मल तरीके से आप देख रहे हैं। और जब आपका नियर पॉइंट पे इट्स क्लियरली विजिबल, लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इट माइट क्रिएट सम स्ट्रेन, तो थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। लेकिन दोनों चीज़ हमारे देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में क्लियर दिखता है। बात समझ में आ गई? मैंने अभी बताया था सिंपल माइक्रोस्कोप का एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? क्योंकि तुम बोलो कि फोकस बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते हो, उससे उसके अंदर एब्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत हुआ 5 टाइम्स 6 टाइम्स बहुत है। अगर तुमने बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ कर दिया, हो सकता है 10 टाइम्स कर लो, तो इससे बहुत ज़्यादा नहीं तुम्हें बेनिफिट होने वाला है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से आप बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन अचीव नहीं कर सकते, इसलिए वी विल यूज़ नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप नाम से क्या लग रहा है कि इसमें इट विल कंटेन मोर देन 1 लेंस। ठीक है, तो सबसे सिंपल केस हम लोग के बुक में स्टडी किया गया है जो कि तुम्हारा 2 बाई कॉन्वेक्स लेंस के यूज़ से हम लोग बनाएंगे। लेकिन बाकी सब बुक्स में कहीं और देखोगे ना तो 3 भी यूज़ कर सकते हैं, 4 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम 2 को अगर समझ गए तो हम प्रिंसिपल समझ जाएंगे। ठीक है, तो उसका रे डायग्राम चलो बनाते हैं। देखो इसमें देखो सबसे पहले इस लेंस को ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट के पास है उसको ऑब्जेक्टिव, जो आई के पास है उसको आई पीस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव छोटा है, क्यों छोटा है? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपके पास में है, बहुत दूर नहीं है। माइक्रोस्कोप से आप बहुत पास की चीज़ देखते हो, छोटी चीज़ को देखते हो, उसको आपके कंट्रोल में होता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव को बहुत बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव छोटा है क्योंकि उसको रे कलेक्ट करनी होती है। क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके पास है तो आप ऊपर नीचे करके जितना भी नज़दीक कर सकते हैं आप कर सकते हैं। तो ये आपका, इसलिए आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है ये आपका छोटा होता है कंपेयर टू आपका आई पीस होता है। ये समझ में आ गया? अब इसमें ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ए बी के चलते आपका ये रे डायग्राम से एच हाइट के ऑब्जेक्ट का एच डैश आपका क्या बना है, आपका ये आपका इसका इमेज बना है। तो पहले लेंस के चलते जो भी मैग्नीफिकेशन हुआ एच के चलते एच डैश में हो गया है। अब फिर क्या होता है, ये जो एच डैश होता है, ये जो नया ऑब्जेक्ट, ये इस लेंस के लिए क्या बन जाता है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। फर्स्ट लेंस का जो इमेज है सेकंड लेंस मतलब आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ये ऑब्जेक्ट से जब रे चलती है तो ये जब आपका पीछे आके मिलता है तो यहाँ से 2 केस पे हम डिस्कस करते हैं। कौन सा केस हुआ कि आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बनाना चाहते हो भाई, आप दिन भर अगर लैब में काम करना चाहते हो 10 घंटे, तो आप क्यों स्ट्रेन आई में काम करोगे? तब क्या करोगे, आप इसको इन्फिनिटी पे बना लो। मान लो आप 10 मिनट के लिए आए हो, केवल आपको प्रोफेसर आपको बोला सर ने देख लीजिए ज़रा, तो आप देखने आए तो उसको क्या एडजस्ट करोगे आप इसको आपने एडजस्ट कर दिया नियर पॉइंट पे। तो ये जो फाइनल इमेज है यहाँ बेसिकली 2 केस हैं, इट कैन बी फाउंड एट इन्फिनिटी और इट कैन बी फाउंड एट नियर पॉइंट। ठीक है, अब जरा मैग्नीफिकेशन देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये मैंने FO लिखा है क्योंकि फोकल लेंथ है ये। देखो हर एक लेंस का 2 फोकल लेंथ होता है, एक लेफ्ट साइड होता है एक राइट साइड होता है। तो ये सेकंड फोकल लेंथ हुआ ऑब्जेक्टिव का, और ये जो फोकल लेंथ मैंने बनाया है ये मैंने बी डैश पे बनाया है, लेकिन ये उस केस को लेकर मैंने बनाया है कि जब ये इमेज इन्फिनिटी पे मान लो बन रहा है। अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा इसके फोकस पे बनेगा। ये समझ में आ रहा है ना? इसका जो इमेज होगा इसके लिए जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये फोकस पे होगा, तभी ये इन्फिनिटी पे जाएगा। तो मान लो मैं वो केस ले रहा हूँ जब ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये आपका FE हो जाएगा। तो इसमें L क्या है? L बेसिकली
एल जीरो होगा अगर इन्फिनिटी पे बन रहा है? नहीं, एल जीरो नहीं होगा, एल को ट्यूब लेंथ बोलते हैं। एल को क्या बोलते हैं? ट्यूब लेंथ। तो पूछा गया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्यूब लेंथ। अच्छा ये भी चीज़ जान लो, ये एनसीईआरटी की मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, बाकी जगह अलग अलग डेफिनेशन है। एससी वर्मा में अलग दिया है, तुम्हारे जो बुक में दिया मैं बता रहा हूँ, उन्होंने क्या बोला तुम्हारे बुक में, एससी वर्मा सॉरी इसमें एनसीईआरटी में, कि जो ट्यूब लेंथ क्या है बड़ा क्लियरली समझ में आ रहा है कि फर्स्ट लेंस के जो सेकंड फोकल लेंथ है और सेकंड लेंथ का जो फर्स्ट फोकल लेंथ है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब देखो इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, इसमें से आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मतलब फर्स्ट फोकल लेंथ सेकंड फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंथ आफ्टर दैट लेंथ और सेकंड लेंथ के फर्स्ट फोकल लेंथ के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूब लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल के छोटा सा लिख लो ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ क्या चीज है? ट्यूब लेंथ क्या चीज है? देखो इसमें लिखा है ये डिस्टेंस एल, डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस। हाँ देखो लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ आई पीस is called tube length of compound microscope। तो अब हमें मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं पूछता हूँ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होगा। देखो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसको मैं MO लिख रहा हूँ, MO, ये h'/h होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये हाइट h है तो ये भी हाइट आपकी h हो जाएगी। अब ये जो दो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ h' जो h होगा, इस ट्रायंगल में अगर h' है, इसमें h है, तो सिमिलैरिटी रूल से ये L/FO हो जाएगा। समझ में आया? क्लास 10th की ज्योमेट्री लगी है, तो ये ये MO हो गया। लिख लो इसको। अब इसका बताओ ME क्या होगा? ME देखो मैंने बोला दो केस रहेगा। ठीक है, तो दो फॉर्मूला यहाँ से ME आपका क्या होगा? 1 + D/FE होगा। किस केस में? जब ये नियर पॉइंट पे इमेज बनेगी। और यही फॉर्मूला आपका D/FE हो जाएगा अगर ये आपका एट इन्फिनिटी बनेगा। तो आपका ये क्या हो गया? टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो गया? तो टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M की वैल्यू क्या हो जाएगी? MO × ME। ठीक है, तो यानी कि जब इमेज आपकी एट नियर पॉइंट है तो आपका मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? L/FO × 1 + D/FE। ये फॉर्मूला हो गया। कुछ याद नहीं करना चाहते इसमें? और सेकंड एट इन्फिनिटी अगर हो गया तो M = L/FO D/FE। ठीक है, लिख लो इसको। इसमें छोटा सा ये देख लो, मान लो कि ट्यूब लिख लो इसमें L, मान लेते हैं कोई केस लेते हैं, L की वैल्यू मान लो 20 सेंटीमीटर है, D आप जानते हो 25 होती है। मान लो फोकल लेंथ आपका 1 सेंटीमीटर है और ये FE आपका 2 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? हाँ, FO 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? 20/1 × 25/2, तो कितना आया ये? 250 टाइम्स। देख रहे हो कितना फ़र्क आ गया? एक लेंस और दो लेंस में कितना फ़र्क है। अगर वन लेंस के लिए यूज़ करते हैं तो 1 सेंटीमीटर से केवल मान लेते हैं 25 टाइम्स होता है, लेकिन दो लेंस से कितना हो जा रहा है? ये 250 टाइम्स। ह्यूज डिफरेंस है। इसलिए जनरली लैब में, बॉटनिकल लैब में हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। वो अलग वो टेलीस्कोप है, वो भी पढ़ेंगे। ये क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इससे तुम्हारा क्या है? छोटी चीज़ देखी जाती है, छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ की गई है। ये मैग्निफिकेशन हो गया इसका। देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव है, आईपीस है, सिमिलर टू योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बट हियर द साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लार्जर,
क्योंकि यू हैव टू कलेक्ट मोर एंड मोर रेज, ज़्यादा रेज आपको कलेक्ट करना है, तभी आपका ब्राइटनेस अच्छे से आएगी। ठीक है, इसलिए जो जितने भी बड़े बड़े टेलीस्कोप डिज़ाइन किए गए हैं ना, देखो उसके डायमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, तो ये आपका लार्ज डायमीटर हो गया। ठीक है, और ये आपका छोटा सा हो गया, आई के पास है। ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी से रे आ रही है, स्टार से या मून से, सन से, जहाँ से भी, या बहुत दूर से ऑब्जेक्ट से आ रही है। ठीक है, बाइनोकुलर जो बोल रहे हो, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो, तो रे को ऑलमोस्ट हम लोग पैरेलल मान सकते हैं। तो ये कहाँ पे मीट करेगी आके? ये मीट करेगी इसके ऑब्जेक्टिव के फोकस लेंथ पे, फोकल लेंथ पे। और अब यहाँ से इस लेंस की प्लेसिंग तुम फिर दो तरह से कर सकते हो कि तुम्हें ये इन्फिनिटी पे चाहिए कि तुमको ये नियर पॉइंट पे चाहिए। मान लो तुम इन्फिनिटी पे करते हो, पहले इन्फिनिटी पे क्यों किया जाता है? आपके फार्मूला बुक में यही दिया, क्यों इन्फिनिटी का दिया है, नियर पॉइंट का नहीं दिया। क्यों? क्योंकि टेलीस्कोप से आप 1-2 मिनट नहीं देखते हो, देखते हो तो पूरा दिन भर देखते नहीं हो कि जो टेलीस्कोप देखते हैं पूरा देखते रहते हैं, स्टार देखे जा रहे हैं। तो अगर 8-10 घंटे आप देखने जा रहे हो तो आप स्ट्रेन आई में नहीं देख सकते हो, तब आपको कहाँ पे बनाना पड़ेगा? उसको इन्फिनिटी पे बनाना पड़ेगा। तो मान लो अगर इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ये वाला केस है मान लो। तो देखो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे बना है, तो अभी जो पहला हम सिंपल माइक्रोस्कोप किए थे केस, उसमें मैग्नीफिकेशन की क्या वैल्यू आई थी? देखो 2 मैग्नीफिकेशन आया था, D/F आया था, ये आया था ना, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ था? फोकस पे था, और उसकी इमेज कहाँ बनी थी? इन्फिनिटी बनी थी। तो अगर मैं पूछूं M ऑफ E क्या हो गया, तो D ऑफ, समझ में? इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में जस्ट उल्टा हो रहा है। देखो ऑब्जेक्ट आपका फोकस से बन रहा है, नहीं, इमेज आपका फोकस से बन रहा है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो यहाँ इसका मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा? जस्ट ये उल्टा हो जाएगा इसका, FO बाई, समझना है? ये याद करने के तरीके बता रहे हैं। देखो यहाँ पे D/F ही होता है, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ था? फोकस पे था, इमेज आपकी इन्फिनिटी में बनी थी, तो क्या आया था मैग्नीफिकेशन? D/F ही। यहाँ पे क्या हो, जस्ट उल्टा हो रहा है, तो ये जस्ट इसका अपोजिट रिवर्स हो जाएगा, FO/D। तो टोटल मैग्नीफिकेशन क्या? MO इंटू ME कितना हो जाएगा? FO/D इंटू D/FE। तो इस केस में मैग्नीफिकेशन का बहुत ही सिंपल फार्मूला, FO/FE। लिख लीजिए इसको। ठीक है, सेकंड केस देखो, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, मतलब ये फाइनली कहाँ के मीट हो रहा है आपका? नियर पॉइंट पे। तो आपका ME क्या हो जाएगा? ME की वैल्यू नियर पॉइंट 1 + D/FE, ये सेम रहेगा। तो अब मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा? M = MO इंटू ME FO/D 1 + D/FE। याद हो गया? ये याद हो गया ना? ठीक है, इसमें फॉर्मूला बुक में कैसे लिखते हैं? ये क्या करते हैं? FE कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा? FO/FE, और D अंदर कर दो तो क्या हो जाएगा? ये FE/D + 1, ये आपका M हो जाता है। या इसको सही से ऐसे लिख लो, M = FO/FE 1 + FE/D। क्योंकि FO/FE इसलिए ले आते हो क्योंकि यहाँ FO/FE लिखा था, तो FO/FE के साथ में क्या आ गया? 1 + FE/D। यहाँ पे D/FE है, ध्यान देना। लेकिन अगर तुम इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आपकी यही आ रही है। देखो ये FE यहाँ पे क्या कर रहे हो, या इस पॉइंट पे, यहाँ पे FE बाहर की हो तो FE हो गया, तो ये ऊपर FE हो जाएगा, और D अंदर ले जाओगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ D आ जाएगा नीचे। तो मैथमेटिकली आपका ये चीज़ सेम आ रही है। लेकिन यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ तो यार 1 + D/FE था, यहाँ 1 FE/D कैसे हो गया है? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बाहर निकाला गया उसको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी ट्यूब लेंथ आपके बुक में नहीं लिखा, लेकिन कई बार ट्यूब लेंथ वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे ट्यूब लेंथ क्या होगा? 0 नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे ट्यूब लेंथ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? FO+FE। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब लेंथ। ठीक है, तो इस टेलीस्कोप के केस में आपका FO+FE बेसिकली टोटल टेलीस्कोप की लेंथ हो गई, तो उसी को हम लोग ट्यूब लेंथ बोलते हैं, टेलीस्कोप की लेंथ। ठीक है, अच्छा इस तरह के टेलीस्कोप का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इस तरह के भी टेलीस्कोप बहुत यूज होते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है।
क्या क्या ड्रॉबैक है? देखो पहला ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक नंबर 1, नहीं नियर पॉइंट पे नहीं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की डिज़ाइन क्या होती है? डिज़ाइन ये साइड में थिन होता है। अगर इसको विजुलाइज करो तो ये आपका क्या, एक सर्कुलर फ्रेम दिखेगा आपको, साइड में पतला रहेगा और बीच में क्या रहेगा, मोटा रहेगा। तो अगर इसको तुम बड़ा करने की कोशिश करोगे तो ये बल्की हो जाएगा। तो साइड में इसको फ्रेम क्या होगा, जैसे कोई चीज़ भाई ग्लास ही है आखिर ना, तो साइड में कहीं भी अगर क्लाइंब करने की कोशिश करोगे तो इसके टूटने फूटने का डर रहता है, क्योंकि आप साइड में अगर क्लाइंब करने की कोशिश करोगे इसको, इस पार्ट पे, तो ये पार्ट बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। क्योंकि डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें बड़ा बनाना है। बड़ा बनाने से क्या हुआ, इसकी मतलब बेसिकली क्या हुआ, हैंडलिंग इसकी टफ हो गई। सबसे पहला हैंडलिंग है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है इसका? दूसरा ये प्रॉब्लम है क्योंकि चूंकि ये लेंस है तो जैसे जैसे इसको मोटा करते जाओगे, थिक करते जाओगे, अभी कल ही बात हुआ था, तो ये प्रिज्म कितना, इसके अंदर क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है, तो इसके अंदर एब्रेशन आना शुरू कर देंगे, ठीक है, एब्रेशंस आएंगे। क्रोमेटिक एब्रेशन हुआ या जो मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन हुआ, तो एब्रेशन होता है। और एक चीज़ मैंने बताया था, जैसे डिस्टॉर्शन होता है, कल बताया तो फैल जाता है, वो थोड़ा चौड़ा चौड़ा अजीब सा दिखता है। अगर पेन को देखोगे तो पेन ऐसे मोटी सी दिखती है, तो ये डिस्टॉर्शन होता है इसमें। अगर इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी तो इसके अंदर डिस्टॉर्शन होगा और एब्रेशन होगा, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नया तरह का टेलीस्कोप है, नाम लिख लीजिए उसका, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। फिर डालिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखो समझ में बता रहे हैं उसका क्या है, क्यों केज में बैठते थे, तो समझा रहा हूँ। देखो अब इसमें क्या है कि हम लोग लेंस की जगह मिरर यूज करते हैं। कौन सा मिरर यहाँ पे हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, कॉनकेव हुआ ना ये। और कॉनकेव मिरर में ये फ़ायदा है कि बैक साइड में तुम इसको क्लैम कर सकते हो, पूरे मिरर पे कहीं भी बढ़िया से क्लैम कर दो। मतलब ये इसका सपोर्ट, हैंडलिंग प्रॉब्लम चला गया, मतलब ये कट गया। पोर्टेबल पता नहीं, मतलब वो तो कितना डिज़ाइन कितना बड़ा कर रहे हो। अच्छा सेकंड क्या है, इसके अंदर क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होगा, इसके अंदर क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें रे आपका किसी भी लेंस से पार नहीं कर रही है। लेकिन एब्रेशन भी दो तरीके से मैंने बताया था, एक क्रोमेटिक होता है और एक मोनोक्रोमेटिक होता है, ठीक है। तो क्रोमेटिक तो आपने गायब कर दिया, लेकिन अभी भी मोनोक्रोमेटिक के चांसेस है। मैंने क्या बताया था कि कोई भी अगर कॉनकेव मिरर है तो इसमें जो नज़दीक की जो रे होती है, ये मान लो यहाँ पे मीट कर रही है, तो दूर की जो रे होती है ये इधर मीट करती है, ठीक है। इसके चलते हमारा क्या होता है, ये इतने पॉइंट में आपको फोकस करके दिखाता है, ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड रहता है ये। तो ये मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन है। क्यों हुआ, ये कॉनकेव मिरर है, तो इसको भी ठीक किया गया है। इस कॉनकेव बेसिकली एक स्फेरिकल मिरर होता है। तो तुम लोग मैथ्स पढ़े हो, मैथ्स में एक होता है शेप पैराबोलिक। पैराबोला के कितने फोकस होते हैं, पैराबोला के कितने फोकस होते हैं, एक होता है, दो नहीं होता है, हाँ एलिप्स के होते हैं। तो अगर पैराबोला, अगर तुम पैराबोलिक मिरर ले लोगे तो रे चाहे पास रहे चाहे दूर रहे, सभी एग्जैक्टली एक ही पॉइंट से पास होगी। यानी कि कौन सा एब्रेशन हटा दिया आपने, तो यानी कि इसको हटाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, पैराबोलिक मिरर, नॉट स्फेरिकल में, पैराबोलिक मिरर। तो आपका ये भी गायब हो गया, हैप्पी, ठीक। अब आपने इसको फिक्स कर दिया, खूब बड़ा सा डिज़ाइन कर दिया, जितनी रे चाहिए आपको, जहाँ तक चाहिए है, कोई भी स्टार देखना है। अब दूसरी क्या प्रॉब्लम थी, पहले ये नहीं था, कुछ वही मैं दे रहा था एग्जांपल, जो कैलिफोर्निया में जो है ये मिरर नहीं था। यहाँ पे क्या है ना, जैसे इसको ऐसे मान लो, ये पहले नहीं था, यहाँ पे एक आदमी केज में जाके बैठता था और ये जो रे आ रही है ना, ये इसको देखता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको अगर देखना है तो तुम्हें जाके बैठना है उसके अंदर, और कितनी देर बैठोगे, थक जाओगे। तो ये भी तरह है, इस तरह का डिज़ाइन भी है एक्चुअली। तो ये कहे बड़ा दिक्कत है इसको। तो इसको क्या किया इन्होंने, क्या कहा कि ये चीज़ हटा दो, केज हटा देते हैं। तो कुछ जगह क्या है, इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। तो कॉन्वेक्स मिरर से फ़ायदा क्या है कि रे आके ऐसे जाके, अब यहाँ पे आराम से आप आईपीस लगा दीजिए,
तो ये आपका सेकेंडरी मिरर हो गया। इससे जो ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्टिव मिरर से जो इमेज बन रहा है वो इसके लिए रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है इस पर, और फिर ये आई पीस पे जा रहा है। तो ये आपका हो गया सेकेंडरी मिरर। ठीक है, तो ये फाइनली इस तरह से भी कुछ कई सारे आपके टेलीस्कोप डिज़ाइन किए गए हैं। तो इसमें देखो लेंस है ही नहीं, ना यहाँ लेंस है ना यहाँ लेंस है। ठीक है, ये बस आई पीस के पास आप लगा रहे हो, बाकी कहीं नहीं लगा रहे हो। तो ये हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीज़ को आप इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये आपका, इसको जानते हो क्या बोलते हैं, इसका नाम है कैसाग्रेन। क्या स्पेलिंग देखो, CASSE, कैसाग्रेन टेलीस्कोप। ठीक है, तो इंडिया में तमिलनाडु में 2.34 डायमीटर, ये डायमीटर इसका ही है 2.34 मीटर, बहुत देखो ह्यूज है, काफ़ी बड़ा हुआ ना। 2.34 डायमीटर रिफ्लेक्टिंग कैसाग्रेन इज इन कवलूर तमिलनाडु। ठीक है, बाकी बेंगलोर में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिसिस्ट। लार्जेस्ट टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड आर ए पेयर ऑफ केक टेलीस्कोप इन वाई USA, जिसमें रिफ्लेक्टर 10 मीटर डायमीटर है। 10 मीटर मतलब बहुत ही बड़ा डायमीटर। ठीक है, तो हो गया चैप्टर।